नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने अभिप्रेरणा के पार्ट फर्स्ट में जाना था कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा के विशेष तत्व कौन कौन से होते हैं, और हमने उसी के साथ कुछ प्रश्न भी पूछे थे। आज हम अभिप्रेरणा पार्ट 2 में अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा के कुछ विशिष्ट तत्वों की बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अभिप्रेरणा के पिछले पार्ट के अंतिम प्रश्नों की ओर। पिछली बार जो आपसे अंतिम प्रश्न पूछे गए थे वो हैं, तनाव के कारण उत्पन्न शक्ति को क्या कहते हैं? प्रणोद, आवश्यकता, उद्दीपन या प्रणोदन? तो इसका सही उत्तर था प्रणोद कहते हैं। दूसरा प्रश्न था, निम्न में से आवश्यकता का प्रकार क्या है? भोजन की कमी, भूख, भोजन या सभी हैं? तो इसका सही उत्तर था भोजन की कमी को आवश्यकता कहते हैं। तीसरा प्रश्न था, निम्न में से प्रणोद का प्रकार क्या है? भूख, भोजन की कमी, भोजन की प्राप्ति या सभी? तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प भूख। फिर था, कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं होती है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं किंतु समांतर हैं। और चौथा था, मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा था, इसका उत्तर होगा 1 नंबर, क्योंकि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था होती है। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्न में से किसे बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंद्वता, पुरस्कार व दंड या परिणाम का ज्ञान? तो सही उत्तर था 4 नंबर, यानी कि चारों ही थे। प्रशंसा व दोषारोपण भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है, प्रतिद्वंद्वता भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है, पुरस्कार व दंड भी बाह्य अभिप्रेरणा होता है, और परिणाम का ज्ञान प्राप्त होना भी बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि इन सभी से हमारा मानसिक स्तर असंतुलित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जिससे हमारा शारीरिक रूप यानी शरीर असंतुलित हो जाए, आंतरिक होती है। और यदि मन के असंतुलन या मस्तिष्क के असंतुलन की बात आ जाए तो आप उसे सदैव बाह्य अभिप्रेरणा कहेंगे। किसी उद्दीपन के नियंत्रण दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा? तो सही उत्तर था 1 नंबर अभ्यस्तता, क्योंकि जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो अभ्यास से होता है, जो कि पुनः अभ्यास से हम उसको पुनः बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प अभ्यस्तता। अब अपन बातें करते हैं अपने आज की वीडियो की, यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसके लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। प्रेरणा के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी में जन्म से ही कुछ शक्तियां निहित होती हैं, यानी जब किसी प्राणी का जन्म होता है तो जन्म से ही उनमें बहुत कुछ विशिष्ट शक्तियां होती हैं जो उनके व्यवहार व क्रियाकलापों को प्रभावित भी करती हैं। ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। और आप ये मान के चलिए कि वही संवेग हमारे व्यवहार का कारण होता है। हम जिस प्रकार का भी व्यवहार करते हैं उस प्रकार के व्यवहार के मूल में यानी जड़ों में ये 14 मूल प्रवृत्तियां ही विशिष्ट होती हैं। हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जैसे भय नामक मूल प्रवृत्ति में पलायन पाया जाता है। तो यदि हम समस्याओं को देखकर पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब हमें भय व्याप्त है। क्रोध यानी युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। यदि हम अपनी अपेक्षित कार्य को न होते देखकर लड़ाई करने की सोचते हैं या लड़ाई करते हैं, इसका मतलब हमें क्रोध मूल प्रवृत्ति जन्म से ही ज्यादा है, अधिक है। घृणा यानी निवृत्ति।
जिन वस्तुओं से हमें घृणा है उनसे दूर जाने की कोशिश करना निवृत्ति कहलाती है। वात्सल्य संतानोत्पत्ति की कामना करना, पुत्र पुत्री आदि में विशेष मोह रखना वात्सल्य कहलाता है। करुणा शरणागति, यानी किसी के पास जाना, उसकी शरण में चले जाना, विशेषकर जैसे भगवान के मंदिर में जाकर उनसे वरदान मांगना या किसी ज्योतिषी के पास जाकर उसके कहे अनुसार कार्य करना ही शरणागति कहलाता है। आश्चर्य यानी जिज्ञासा, जब भी हम किसी विशिष्ट उद्दीपकों को देखते हैं और यदि जिज्ञासा प्राप्त होती है, उसके बाद है कामुकता इन काम प्रवृत्ति। यदि हमें कामुकता नामक मूल प्रवृत्ति अधिक है तो हम काम प्रवृत्ति जैसे कार्यों में ज्यादा संलग्न रहते हैं। आत्महीनता यानी स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं होना, जिसके कारण दुख, दर्द या दीनता की उत्पत्ति होती है। आत्मगौरव, स्वयं पर अभिमान को ही आत्मगौरव कहते हैं। तो आत्माभिमान की प्रवृत्ति यदि ज्यादा है तो आप में आत्मगौरव संबंधी उद्दीपक ज्यादा हैं, मूल प्रवृत्ति ज्यादा है। एकाकीपन यानी सामूहिकता, यदि आप में एकाकीपन से दूर रहने की उत्प्रेरकता है तो आप सामूहिकता में रहना पसंद करेंगे। भूख, भोजन की इच्छा, स्वामित्व यानी इकट्ठा करने की आदतें, प्रतिमान यानी रचनाएं करना, कुछ विशिष्ट रचना करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, और आमोद यानी हंसी मजाक। ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है और यही 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग हमारे व्यवहार का वास्तव में मूल कारण होते हैं। इसके बाद है अगला सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये वस्तुतः है व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक, स्किनर इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस सिद्धांत को वातावरणीय सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि वातावरण में हम जो कुछ सीखते हैं, देखते हैं, वही हमारे व्यवहार का मुख्य कारण हो जाता है। मनुष्य का व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली प्रक्रिया है। यानी जो भी हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का मुख्य कार्य उद्दीपक ही होता है, मुख्य कारण उद्दीपक ही होता है। जैसा उद्दीपक देखेंगे हम वैसा व्यवहार स्वतः करने लग जाते हैं। वातावरण में सक्रिय उत्तेजनाएं ही वस्तुतः हमारे अनुक्रिया या व्यवहार को करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए अब वर्तमान समय में कोविड-19 चल रहा है, तो हम इसे बचने के लिए विभिन्न उपाय सोचते हैं, कैसे बचा जाए, दिन भर इसी पे चिंतित रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही अपन रीट के एग्जाम्स के लिए कोई विशेष पत्रों के द्वारा हमें जानकारियां प्राप्त होंगी तो हम उसके लिए सक्रिय हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा हम वातावरण में उद्दीपक देखेंगे हमारा व्यवहार स्वतः उस उद्दीपक के अनुसार सक्रिय हो जाता है। उसके बाद है तीसरा सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है बोल्स व काफमैन। इनका कहना है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति जितना अधिक उत्साहित रहेगा उस कार्य के प्रति उसमें उतनी ही ज्यादा अभिप्रेरणा होगी। यानी आप में जिस कार्य के प्रति उत्साह है और जितना ज्यादा उत्साह है आप में अभिप्रेरणा भी उतनी ही होगी, प्रतिबल आपको उतना ही मिलेगा। प्रोत्साहन कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके बाद है चौथा सिद्धांत, चालक या प्रणोद का सिद्धांत। इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी प्रतिपादक हैं C.H. हल। C.H. हल के अनुसार मानव का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। यानी जितनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी हमारा व्यवहार उतना ही अच्छा होगा, और जितनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं असंतुष्टित हो जाएंगी, हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होंगी, हम उतने ही ज्यादा तनाव में रहेंगे और हमारा व्यवहार आक्रामक हो जाएगा। इसके बाद है अगला सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन मानव व्यवहार का प्रमुख चालक होता है, क्योंकि अचेतन मन ही हमारी दमित इच्छाओं का एक पुंज है। मानव मन 3 वर्गों में विभाजित रहता है, इड,
ईगो व सुपर ईगो। इनमें जो इड है वह हमारे पूर्ण रूपेण अचेतन से संबंधित है। जितनी भी हमारी दमित इच्छाएं हैं वो सभी की सभी इड में निहित रहती हैं, इड में व्यवस्थित रहती हैं। और जैसे ही हमें उनसे संबंधित कोई उद्दीपक प्राप्त होता है तो हम सक्रिय हो जाते हैं। जैसे यदि अपन अंतर करें भारतीय सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता का, तो भारतीय सभ्यता में शारीरिक संबंधों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए बाल्यावस्था में जब इन्हीं शारीरिक संबंधी इच्छाओं को बच्चा पूरा नहीं कर पाता है तो वो सारी की सारी अवस्थाएं हमारे अचेतन में चली जाती हैं। और जब कभी इनको उद्दीपक की प्राप्ति होती है तो ये चेतन में आ जाती हैं। और इसी के कारण भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से संपन्न देशों में बलात्कार, महिलाओं को छेड़ना आदि घटनाक्रम ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही एकाकीपन मिलता है तो बच्चों के मन में शारीरिक संबंधी जो भूख है वो उमड़ जाती है और इसके कारण इस प्रकार के अमानवीय कृत्य हो जाते हैं। ईगो एक प्रकार से हमारे व्यवहार को व्यवस्थित करने वाला रूप होता है। वस्तुतः इसका संबंध भी अचेतन से होता है, लेकिन हम परिस्थितियां देख करके जो निर्णय लेते हैं वो कारण हमारे ईगो का है। सुपर ईगो जो ईगो को नियंत्रित करता है, इसका संबंध पूर्ण रूपेण चेतन अवस्था से होता है। सोच समझकर जो निर्णय लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लेते हैं, उसका मूल कारण होता है हमारा सुपर ईगो। इसके बाद है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इसे मांग का सिद्धांत या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक हैं अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा में आवश्यकताओं की अनुभूति तथा संतुष्टि निहित होती है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता जाएगा। इनके अनुसार आवश्यकताएं एक अव्यवस्थित क्रम में होती हैं। इनका एक निर्धारित क्रम होता है निम्न से उच्च आवश्यकताओं की ओर। जब एक साधारण प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो अपेक्षाकृत उच्च प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। यानी इसमें सबसे पहले हमारी साधारण आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, उसके बाद हमारी उच्च आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए हम कार्यरत हो जाते हैं। जैसे यदि अपन बात करें तो शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को संतुष्ट करने के पश्चात ही आगे के कार्य करने होते हैं। यानी यदि शरीर संबंधी हमें किसी भी प्रकार की असंतुष्टता है तो हम अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होंगे। जैसे अपने आप के शरीर को रोग से मुक्त रखना आदि। दूसरा होता है सुरक्षा की आवश्यकताएं। जब हम शारीरिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से धन की बचत करना सुरक्षा की आवश्यकता का कारण है। अपने आप को एक अच्छे घर में रखना सुरक्षा की आवश्यकता का कारण है। यानी सुरक्षा संबंधी कार्य हम शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही करते हैं। यदि एक गरीब है और एक टाइम की रोटी भी पूरी नहीं मिल पाती तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा कि जैसे तैसे करके अपने खाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जब उसके पास खा पी करके बच जाता है तब वह अपने आप को रहने के लिए योग्य बनाता है, मतलब रहने के लिए अपने लिए घर की आवश्यकता को महसूस करता है। उसके बाद है नंबर 3 पर सम्मान, प्रेम व लगाव की आवश्यकता। जब शरीर संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाती हैं, तब वह सम्मान, प्रेम व लगाव की आवश्यकता को महसूस करता है। और जब उसे प्रेम, सम्मान व लगाव की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है तब उसमें स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। इसका संबंध व्यक्ति की प्रकृति का पूर्ण रूपेण संतुष्टि से है। जैसे यदि कोई गायक है और वह तब तक
अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा तब तक वह तनावग्रस्त रहेगा जब वह पूर्ण रूपेण गायकी को नहीं सीख जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई लेखक है तो तब तक वह तनावग्रस्त रहेगा जब तक वह लेखन की उत्कृष्ट रूपता को नहीं प्राप्त कर लेगा। तो इसे कहते हैं स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता, यानी जब वह मानवीय स्वभाव से अपनी प्रकृति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक वह तनावग्रस्त रहता है। तो एक क्रम होता है आवश्यकताओं का। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 सम्मान प्रेम व लगाव की आवश्यकता, और नंबर 4 पर है स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी होती है। उसके बाद है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का मानना है कि प्राणी जिस क्षेत्र विशेष में रहता है उसी के अनुसार प्रेरित होता है। इन्होंने स्थान विज्ञान अर्थात टोपोलॉजी को आधार बनाकर व्याख्या की है। हमारी अभिप्रेरणा का मूल आधार होता है हमारा चारों तरफ का क्षेत्र यानी वातावरण। हम जिस क्षेत्र विशेष में रहेंगे उस क्षेत्र विशेष की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वही हमारी अभिप्रेरणा का मुख्य कारण होती है। उसके बाद है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है डेविस सी मैक्लिएंड व उसके शिष्य एट किसन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी की उपलब्धि अभिप्रेरणा बन जाए या लंबी अवधि तक बनी हुई उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विशेष उपलब्धि को अपनी अभिप्रेरणा बना लें, यानी कोई सामान्य रूप से हमें एक उपलब्धि मिल जाए और उपलब्धि प्राप्त होने के पश्चात उसके प्रति जब अभिप्रेरित बन जाए तो वह अभिप्रेरणा लंबे समय तक रहती है। यदि हमें कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है तो उस कार्य के प्रति जो अभिप्रेरणा है वो पहले समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो हम उस कार्य के प्रति लंबे समय तक अभिप्रेरित रहते हैं और उसी से संबंधित कार्यों को लंबे समय तक कर पाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि जब कक्ष में हम छात्रों को पढ़ाएं तो उन्हें समय समय पर उपलब्धि भी करवाएं। उपलब्धि कराने का मतलब है कि किसी भी प्रकार के कार्य विशेष में उसके द्वारा कार्य करवाया जाए और उस कार्य का परिणाम उन्हें सुनाया जाए। यदि उन्हें समय समय पर परिणाम बताया जाएगा तो उनमें अभिप्रेरणा ज्यादा होगी। इसके बाद है अगला सिद्धांत आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं लोरेंज। इनका मानना है कि प्राणी की प्रेरणा उसके वंश परंपरा पर निर्भर करती है। जो प्राणी जिस वंश में पैदा होता है, जिस वंश में उत्पन्न होता है, उस वंश परंपरा में अभिप्रेरणा कितनी थी वही उस प्राणी में होगी। यानी विशेषकर किसी भी व्यक्ति के दादा दादी, माँ पिता, नाना नानी आदि की अभिप्रेरणा का स्तर उसे प्रभावित करता है। इसे कहते हैं आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत। अब है अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा सहायक होती है। जितनी ज्यादा अभिप्रेरणा होगी उतना हम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत होंगे। ध्यान केंद्रित करने में सहायक। जब हम कार्य में तल्लीन हों तो अभिप्रेरणा की कमी से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी ज्यादा हमें अभिप्रेरणा होगी कार्य में हमारा ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रचित होगा। यह मानसिक विकास में भी सहायक है, व्यवहार को नियंत्रण करने में भी सहायक है। यह अधिगम हेतु हमें दिशा निर्देशित भी करती है। जितना ज्यादा हमें अभिप्रेरणा होगी उतनी ज्यादा अधिगम के प्रति हम दिशा निर्देशित होंगे और सशक्त अधिगम दिशाओं का यह निर्माण भी करती है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो अधिगम से संबंधित जो असमानताएं होती हैं, जैसे डिस्ग्रेफिया क्या होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो डिस्ग्रेफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी कमी। लेखन संबंधी जो व्यक्ति में क्रम से संबंधित कमियां होती हैं उसको डिस्ग्रेफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो पठन और वाचन संबंधी व्यतिक्रम। पढ़ने
और बोलने संबंधी जो प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती हैं उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित संबंधी व्यतिक्रम, यानी गणित संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करने की जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और डिसप्रेक्सिया क्या होता है, तो लेखन, वाचन व गणित में व्यतिक्रम संबंधी जो समस्याएं हो जाती हैं उसे डिसप्रेक्सिया कहते हैं। तो लेखन संबंधी समस्याएं डिस्ग्रेफिया यानी ग्राफ करने वाला, डिसलेक्सिया पठन और वाचन संबंधी समस्याएं, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी समस्याएं और डिसप्रेक्सिया लेखन, वाचन और गणित में जो व्यतिक्रम की समस्याएं पैदा हो जाती है उसे डिसप्रेक्सिया कहते हैं। अब हम कुछ विशेष प्रश्नों की बात करेंगे। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पहले रीट में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना इन प्रश्नों को। पहला विकल्प है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा है जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि उन्हें बुद्धि की कमी है। तीसरा है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। और चौथा है बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है पर उसे पानी पीने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका समर्थन करता है, अधिगम का, अभिप्रेरणा का, बुद्धि का या सृजनात्मकता का। तीसरा है कौन सा कथन सही नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है, आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं किंतु समांतर होते हैं, या मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल होता है। चौथा प्रश्न है अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, लक्ष्य की तरफ ले जाने का अर्थ अभिप्रेरणा नहीं होती, अभिप्रेरणा से शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि होती है, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक आकांक्षा प्राप्ति में सहायक है, या अभिप्रेरणा अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। पांचवा प्रश्न, प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। नंबर 1, ए छात्र आगामी स्कूल वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ब छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है तथा कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है। तीसरा है स छात्र क्या करना चाहता है, इस पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और चौथा है द छात्रा कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के विषय में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। अगला प्रश्न है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत व एक अंत, या इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है एक अभिप्रेरित छात्र की पहचान कब होती है, छात्र के विचारों को सुनकर, छात्र द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को देखकर, छात्र की कार्यशैली को देखकर, या सभी। इसी के साथ आज की चर्चा अपनी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अभिप्रेरणा के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।